नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इतिहासकार इस दौर को बहुत बारीकी से परखते हैं, क्योंकि यह हमें बताता है कि कैसे एक पूरा समाज और सत्ता का ढांचा बदल सकता है। तो चलिए, बिना देर किए इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले वाइमर गणराज्य का जन्म, दूसरा नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, तीसरा तानाशाही का खौफ, चौथा विश्व युद्ध के अहम फैसले और अंत में हिटलर की हार के कारण। तो चलिए सीधे पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। वाइमर गणराज्य का जन्म। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है और जर्मन साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। 1920 के दशक में वाइमर गणराज्य की नींव रखी जाती है, लेकिन यह नींव बहुत कमजोर थी। 1930 का दशक आते आते भयंकर आर्थिक तबाही मच जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इतिहासकार बहुत ही स्पष्ट रूप से मानते हैं कि इसी आर्थिक और राजनैतिक अस्थिरता ने चरमपंथी ताकतों के लिए एकदम सही जमीन तैयार कर दी थी। और यहीं से कहानी अपने दूसरे और अहम पड़ाव पर पहुंचती है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। अब एक सवाल ये है कि असल में ये नाज़ीवाद या नाज़िज़्म था क्या? साधारण शब्दों में कहें तो ये एडोल्फ हिटलर और उसकी पार्टी की एक पूरी तरह से सत्तावादी विचारधारा थी। इसकी सबसे बड़ी पहचान थी उग्र राष्ट्रवाद और एक ऐसी तानाशाही जहां किसी और की कोई आवाज नहीं। इतिहासकार बताते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दल का शासन नहीं था, बल्कि ये लोगों की सोच और समाज के हर हिस्से पर पूरा कब्जा करने का एक सिस्टम था। इस विषय की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय आकलनों तक में गहराई से पढ़ाया जाता है। कहीं मुख्य घटनाओं पर जोर होता है तो कहीं विश्व इतिहास पर इसके विशाल और दूरगामी प्रभावों पर। इतिहासकार और रणनीतिकार आज भी उस दौर की लीडरशिप और खास सामरिक चालों का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे खौफनाक हिस्से की ओर, तानाशाही और हिटलर का आतंक। यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, आखिर पूरी दुनिया में हिटलर का इतना खौफ क्यों था? खौफ को एक राजनीतिक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया गया? ये इतिहासकारों के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा शोध का विषय रहा है। और इस खौफ का सीधा जवाब है लोकतंत्र की बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की गई तबाही। ये सब रातों रात नहीं हुआ। एक एक करके लोकतांत्रिक संस्थाओं को तोड़ा गया ताकि एक पूर्ण तानाशाही कायम हो सके। एक कमजोर सा गणराज्य देखते ही देखते एक खौफनाक सत्तावादी राज्य बन गया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला बदलाव था, जिसने दुनिया को दहशत में डाल दिया। अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, द्वितीय विश्व युद्ध के फैसले। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, हिटलर ने रूस को धोखा क्यों दिया? युद्ध के बड़े फैसलों की बात करें तो इतिहासकार आज भी एक स्वर में इसे हिटलर की सबसे बड़ी और विनाशकारी सामरिक भूलों में गिनते हैं। और इसी दौर में एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कनेक्शन भी देखने को मिलता है, यूरोपीय इतिहास का भारतीय इतिहास से जुड़ना। एक ओर जर्मनी था जो नाज़ी विस्तार का मुख्य केंद्र बना हुआ था, और दूसरी ओर था जापान। ऐतिहासिक दस्तावेजों और इतिहासकारों के विश्लेषण से पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी नाज़ी जर्मनी से होते हुए जापान तक का अपना ऐतिहासिक और साहसिक सफर तय किया था। ये दो अलग अलग भौगोलिक घटनाओं के बीच की एक बेहद अहम कड़ी है। और अब इस विश्लेषण के पांचवें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, हिटलर की हार के कारण। इतने बड़े खौफ के साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? इतिहासकार इसके पतन को मुख्य रूप से 3 तार्किक चरणों में देखते हैं। पहला, एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध छेड़ देना, जो क्षमता से बहुत बाहर का काम था। दूसरा, अपने ही पूर्व सहयोगियों को धोखा देना। और तीसरा, मित्र राष्ट्रों यानी एलाइड फोर्सेस का एक संगठित और जोरदार पलटवार, जिसने अंततः इस तानाशाही का घमंड चूर चूर कर दिया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं, क्या इतिहास के ये सबक आज की आधुनिक तानाशाहियों पर भी लागू होते हैं? ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हमें सत्ता के पूर्ण नियंत्रण की याद दिलाते हैं।
इतिहासकार हमेशा कहते हैं कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये वर्तमान और भविष्य को समझने का सबसे बेहतरीन टूल है। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।